इंग्लिश से संबंधित जानकारी के लिए इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके इंग्लिश से संबंधित जानकारी सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, मैं समीर सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश जुगाड़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12th क्लास का सेक्शन सी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है करेक्टर स्केच। फ्रेंड, करेक्टर स्केच मोस्टली एग्ज़ाम में आता है, इवन कोई सी भी क्लास हो वो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ 12th क्लास की, क्योंकि 12th क्लास में ही नॉवेल्स रह गई है, क्योंकि 11th और 9th में तो है नहीं और बाकी 10th में है। तो 12th क्लास की आज मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा करेक्टर स्केच जो डेफिनेटली आना ही है। और करेक्टर स्केच बहुत इजी होता है, बस थोड़ा हमें ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इसमें अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि 6 मार्क्स का होता है तो उसके अंदर ये सोचते हैं कि यार इतनी सारी नोवेल 28 चैप्टर है, कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ। तो फ्रेंड, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बस उसी के लिए वीडियो बनाई है। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, ठीक है। तो करेक्टर स्केच में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इतने सारे हमारे पास चैप्टर हैं, हम कैसे लिखें, और किसी का ग्रामर स्किल अच्छा नहीं होता या किसी की थॉट नहीं बन पाती, उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसके लिए वो आधा घंटा या पौन घंटा उसे ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ और करेक्टर स्केच मैंने बता रखा है, आप इसे बस देखिए, ठीक है। तो करेक्टर स्केच में कुछ नहीं करना होता आपको, बस थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात होती है कि उसके बारे में जितनी भी रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है बस हम वही लिखते हैं और बीच में हल्की सी स्टोरी लिख देते हैं, बस करेक्टर स्केच हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब पर इस तरह का करेक्टर स्केच आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे करेक्टर स्केच आपको करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। आप बस मेरा ये वाला करेक्टर स्केच कर लीजिए, आपको कोई दूसरा करेक्टर स्केच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑल इन वन है फ्रेंड्स। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, उम्मीद ऐसा मैं करता हूँ। और अगर आपने इसे कर लिया तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बस थोड़ा सा फोकस करें, और आपको इतनी मेहनत करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए और आप सारी वीडियो मेरी देख सकें। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो बी केयरफुल। चलिए शुरू करते हैं करेक्टर स्केच के बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का जो करेक्टर स्केच मैं कराने जा रहा हूँ ये आपको दोनों में काम करेगा। यानी कि अगर किसी ऐसे इंसान का करेक्टर स्केच लिखने आता है जो कहानी में एक विलन का काम कर रहा है उसमें भी, और जो एक हीरो के रूप में कर रहा है उसमें भी, दोनों में काम आएगा। बस हल्का सा चेंजेस होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है करेक्टर नेम, यानी कि जिसके ऊपर आया है। क्योंकि ये नोवेल का है तो मैं नोवेल के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप बुक्स पे आए तो बुक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आप नोवेल को बताता हूँ। मैं नोवेल में क्या करना है। तो करेक्टर स्केच जो भी आए, जैसे ग्रिफिन हो गया या मिसिस हॉल हो गई या कॉलोनल एडे हो गए, मिस्टर कैम, कोई भी आए जिसका भी करेक्टर स्केच लिखने के लिए कहता है, आप वहाँ पे करेक्टर स्केच लिख दीजिए, ठीक है। तो उसका नाम आ जाएगा, करेक्टर स्केच का नाम आ जाएगा इज़ आ चीफ करेक्टर, ठीक है। चीफ करेक्टर यानी कि ये एक चीफ करेक्टर यानी कि मुख्य कलाकार है ऑफ द नोवेल, नोवेल का मुख्य कलाकार है। तो यहाँ जो करेक्टर का नाम है बस ये चेंज होगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बाकी आपको सेम लिखना है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करेक्टर का नेम जो भी है इज़ अ चीफ करेक्टर ऑफ द नोवेल, ठीक है। फिर इट इज़ करेक्टर का नाम आ जाएगा, फिर से करेक्टर का नाम आ जाएगा जिसके बारे में लिख रहे हैं। यानी कि ये एक करेक्टर है हु इज़ मोर कलरफुल। हु का मतलब जो, यहाँ पे कौन नहीं है, इसका मतलब है जो। इज़ मोर कलरफुल, कलरफुल का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। एंड इंटरेस्टिंग करेक्टर, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प करेक्टर है ऑफ ऑल द करेक्टर, बाकी सारे करेक्टर्स में से, ठीक है।
यानी कि मेन कैरेक्टर है, तो मेन कैरेक्टर में ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। सही है। आगे है इन द नोवेल। इस नोवेल में, नोवेल का नाम है द इनविजिबल मैन, जो इनविजिबल मैन है। एज वी कम टू नो, जैसा कि हमें पता चलता है, दैट मतलब कि, यानी कि इस नोवेल से जैसा कि हमें पता चलता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैरेक्टर का नाम आ जाएगा। ठीक है, वही कैरेक्टर का नाम इज। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैं वर्ड अब लिखने जा रहा हूँ, तो ये एक अच्छे कैरेक्टर पे लिखा जाएगा। अच्छे कैरेक्टर मतलब मिसिस हॉल का, मिस्टर कैम का, यानी कि जिसने नोवेल में कोई बुराई नहीं करी है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कैरेक्टर का नाम इज सेंसिबल, सेंसिबल मतलब समझदार, काइंड मतलब दयालु, एंड प्रैक्टिकल मैन। और अगर वुमेन का आता है तो वुमेन लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है वो समझदार है, काइंड मतलब दयालु है, और तजुर्बेकार है। मैन है तो मैन, वुमेन का है तो वुमेन। मान लीजिए मिसेस हॉल का आता है तो आप वुमेन लिख देंगे। ठीक है। तो ये अच्छाई पे लिखना है। और बाय द वे अगर ये आता है किसी विलन पे, यानी कि जैसे मिस्टर ग्रिफिन हो गया, तो ग्रिफिन में क्या करना है, तो यहाँ से जो हम सेंसिबल काइंड, ये जो आप देख रहे हैं, इन वर्डों की जगह आपको क्या लिखना है, ये देखिए। तो इसकी जगह आप लिखेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड। ये तब लिखना है जब कोई बैड करेक्टर आए, यानी कि नोवेल में तो खैर बैड करेक्टर ग्रिफिन ही है, बाकी तो सब पॉजिटिव ही है। तो क्या लिखना है, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि गुस्से वाला था, एसेंट्रिक मतलब सनकी था, क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी था, मीन मतलब नीच था, एंड बैड। ये 4-5 वर्ड आपको किसकी जगह लिखना है दोस्तों, ये सेंसिबल, काइंड एंड प्रैक्टिकल। यानी कि अगर पॉजिटिव अच्छाई वाला करेक्टर आए तो आपको सेंसिबल, काइंड एंड प्रैक्टिकल लिखना है। ठीक है। अगर आए विलन का जैसे ग्रिफिन का, तो आपको शॉर्ट टेम्पर्ड, एसेंट्रिक, क्रूल, मीन और बैड लिखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद एज वेल एज, एज वेल मतलब और या वैसे ही या शी। अगर लड़के का आता है तो ही लिखेंगे, लड़की का यानी कि मिसेस हॉल वगैरह का आता है तो शी लिखेंगे। ठीक है। हैज़ डायनेमिक पर्सनैलिटी, यानी कि जो इसकी पर्सनैलिटी है वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड अब मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव पे आएगा, यानी कि जो अच्छाई पे आता है। तो क्या क्या है, तो मैंने बताया ही या शी हैज़ डायनेमिक पर्सनैलिटी, गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार है, एंड प्लेसेंट नेचर, और उसका जो नेचर है वो क्या है, प्लेसेंट है, सुहावना है, इन दिस नोवेल, इस नोवेल में। ठीक है। तो ये वाले वर्ड तो आपको तब लिखना है जब कोई अच्छाई वाला है, जैसे मिसिस हॉल हो गए, मिस्टर कैंप हो गए, कर्नल एदे हो गए। ठीक है। और अगर आता है किसी इस पर बुराई पे, जैसे मान लो ग्रिफिन पर आता है, तो हम लिखेंगे ही या शी हैज़ इम्प्रूडेंस। ठीक है। एंड इनह्यूमिनिटी, इनह्यूमिनिटी मतलब होता है हैवानियत, यानी कि वो उसके अंदर हैवानियत थी, अनप्लेसेंट नेचर, उसका जो नेचर था अनप्लेसेंट था। ठीक है। तो ये वर्ड आपको लिखना है, ये बुराई पे आ जाएगा। ठीक है। बस यही चेंजेस करना है। क्लियर है। तो दोस्तों इतना प्यारा करने के बाद, यहाँ तक यानी कि आपको लिखने के बाद, तो ये 40-50 वर्ड से ज़्यादा हो गए होंगे आपके यहाँ तक, लेकिन लिखने को आता है लगभग 120 या 150 के बीच या 135 के बीच। तो अब जो इसके बाद आपको कुछ लाइनें अपनी तरफ से करेक्टर पर लिखनी है। आप जानते नोवेल आपने पढ़ी रखी है, तो आप कुछ अपनी तरफ से हल्की फुल्की ग्रामर से, ज़्यादा इतना टफ नहीं, नॉर्मल आप सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको जब आप यहाँ पे लगभग आपको 30-35 वर्ड खुद लिखने हैं, इसको लिखने के बाद फिर आप शुरू करेंगे दोबारा से, मैं इसमें आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए दोबारा फिर लिखेंगे यहाँ पे ही या शी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, इज़ रियल प्रोटागोनिस्ट। रियल मतलब, रियल प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है एक सच में ही वो एक नायक है। प्रोटागोनिस्ट मतलब नायक, और एंटागोनिस्ट मतलब खलनायक। यानी कि प्रोटागोनिस्ट तब लिखना है जब आपका अच्छा करेक्टर आए, और एंटागोनिस्ट जब लिखना है जब कोई विलन का है, जैसे आपका ग्रिफिन। ठीक है। हु प्लेड, यानी कि वो हीरो या खलनायक या नायक है। हु मतलब जिसने, प्लेड मतलब निभाया है, ट्रेमेंडियस रोल, ट्रेमेंडियस मतलब बहुत बढ़िया रोल निभाया है इन दिस नोवेल में। ठीक है। आगे है ही या शी कैन बी डिफाइंड, यानी कि उसे, चाहे लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कैन बी डिफाइंड, उसे जो डिफाइन करा गया यानी कि परिभाषित किया गया है, किसके रूप में, एज ए हीरो। अगर देखो दोस्तों यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है तो हीरो, अगर लड़की है जैसे तो उसे हीरोइन का रूप दे सकते हैं हम, और अगर ग्रिफिन है, बुरा है, तो विलन दे सकते हैं। ठीक है। तो वो हीरो है, हीरोइन या विलन, इनमें से एक ऑप्शन चुन लेंगे आप। ठीक है। किसका, ऑफ द स्टोरी,
या नोवेल लिख देंगे, ठीक है। तो वो किसके रूप में, हीरो हीरोइन विलन स्टोरी की, सही है। उसके बाद एक लाइन का नेक्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हैं आप चाहे तो। ऑल द रीडर्स, यानी कि सभी पढ़ने वाले, रीडर्स का मतलब होता है हम लोग, क्योंकि हम इस टाइम एग्जाम देंगे तो हम रीडर्स कहलाएंगे, और राइटर वो तो जो लिखता है, ठीक है। तो ऑल द रीडर्स, जितने भी पढ़ने वाले हैं, हैव कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों तेज़, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है टू रीड, पढ़ने के लिए इस नोवेल को, ठीक है। हम सभी ने बहुत अच्छी नोवेल थी, हमने बहुत ध्यान से इंटरेस्ट लेकर पढ़ा है, ठीक है। एज वेल एज अप्रिशिएट, और वैसे ही उसी ढंग से अप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ भी करी है हमने हिम, उसकी, फॉर हिज या हर, अगर लड़का है तो हिज, लड़की तो हर परफॉर्मेंस, तो उसकी हमने तारीफ़ करी है उसकी परफॉर्मेंस के द्वारा, ठीक है। जैसे उसकी परफॉर्मेंस है हमने तारीफ़ करी कि भैया इतना अच्छा रोल निभाया उन्होंने, ठीक है। फिर लास्ट में आके अब हम क्या लेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। तो अगली लाइन से लिखेंगे, ये लाइन फ्रेंड्स अलग ही आनी है, ठीक है। इट कंक्लूड का मतलब होता है ये निष्कर्ष निकलता है कि, दैट का मतलब कि, करेक्टर का नाम, अब दोबारा से करेक्टर का नाम आएगा जिस पे लिख रहे हैं, इस सेंट्रल फिगर ऑफ द नोवेल, सेंट्रल फिगर का मतलब है मुख्य भूमिका निभाई है इस नोवेल में, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये लाइन आपको अलग लिखनी है। तो इस तरह से आप करेक्टर स्केच पूरा कर देंगे, बस आपको मिडिल में जो कुछ लाइन है वो अपनी तरफ से लिखनी है। और अब मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए अगर करेक्टर स्केच नोवेल में से नहीं आता, कई बार वैसे आ जाता है, तो आपको नोवेल की जगह बस वो स्टोरी लिख देनी है, ठीक है। तो सेम ये लिख दें, कई बार ऐसा हो जाता है जैसे सोफ़ी का आ गया, मुकेश का आ गया, तो आप जो है ना बस नोवेल जो नाम है उस नोवेल को हटा के ये लिख दीजिए, ठीक है। उसमें भी काम करेगा, वैसे तो खैर नोवेल में से ही आता है, ठीक है। तो ये 100% करेक्टर स्केच आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये करेक्टर स्केच समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये 6 मार्क्स का ज़रूर आएगा आपके पेपर में, और आपके 6 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके सब में काम करेगा। क्योंकि दो ही तो चीज़ें होती हैं, या तो वो अच्छा करेक्टर देगा या बुरा करेक्टर देगा। और दोस्तों एक बार बता दूं, कई बार ऐसा होता है वो डायरेक्ट करेक्टर स्केच नहीं कहता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बार अपीयरेंस बोल देता है या किसी भी तरीके से उस पर फोकस, मान लो अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लेकर कहा गया है कि इसने इसमें क्या रोल निभाया करा है, तो इसका मतलब वो करेक्टर स्केच ही तो मांग रहा है, तो आप करेक्टर स्केच ही लिख देना उसके बारे में। एक करेक्टर स्केच ज़रूर लिख के आना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो आपका लक है कि डायरेक्ट वो इस तरह से पूछ सकता है करेक्टर स्केच। तो आप यही करना कि आप करेक्टर स्केच ही लिखना, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड कर लेना, देन आपको शुरू करना है। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ आपको 90% चांसेस होते हैं करेक्टर स्केच आने के, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि 2 करेक्टर स्केच की कंपैरिजन करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा दोनों का करेक्टर लिखना पड़ेगा, थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी। यानी कि आप ये वाली लाइनें जो मैंने कराई हैं ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करूँगा मैं कि इस तरह की वीडियो भी आपको बना के दूँ जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंसेस हो, ठीक है। तो ये करेक्टर स्केच था, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। और गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, करेक्टर स्केच आए और आप करेक्टर स्केच लिख दीजिए। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। बस बीच में थोड़ी मेहनत कर लेना, बीच की लाइनों में आपको इधर उधर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ये 80-100 वर्ड हो चुके हैं, बस आपको 30-35 वर्ड के लिए अपना कुछ करना है, ठीक है। तो गाइज़ पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस तरह की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा और जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।